नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में बात करेंगे झारखंड की सियासी हलचल की। झारखंड में इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने झारखंड में भगवा लहराने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है और आज थोड़ी देर में उसका ट्रेलर नजर आने वाला है। जेएमएम के बड़े आदिवासी नेता और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। अटकलें ये है कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। थोड़ी देर में चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचने वाले हैं। चंपाई सोरेन थोड़ी देर में कोलकाता से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जहां वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चंपाई सोरेन अपने साथ 3 विधायकों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। ये 3 विधायक भी चंपाई के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन जेएमएम के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम के जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं और अगर ऐसा होता है, अगर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये जेएमएम और पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा। जिस आदिवासी वोट बैंक की लड़ाई झारखंड में देखने को मिलती है, उस आदिवासी वोट बैंक के लिए की फैक्टर चंपाई सोरेन बीजेपी के लिए साबित हो सकते हैं। चंपाई सोरेन थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। झारखंड के कद्दावर नेता हैं चंपाई सोरेन। आइए उनके बारे में आपको बताते हैं कि उनका कद झारखंड में कितना बड़ा है या कितना ऊंचा है। झारखंड के कद्दावर आदिवासी लीडर हैं और कोल्हान क्षेत्र की 14 सीटों पर चंपाई सोरेन का जो दबदबा है या जो सीधा प्रभाव है वो देखने को मिलता है। हेमंत सोरेन के जेल जाने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। हेमंत के बाहर आने पर सीएम पद से उन्हें हटा दिया गया था। कुछ ही महीने के लिए वो सीएम रह पाए थे। फरवरी 2024 में सीएम पद की शपथ उन्होंने ली थी और जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन ने वो कुर्सी वापस ले ली थी। चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, जिसके बाद लगातार चंपाई सोरेन की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। संपर्क में जेएमएम के कई बड़े नेता और एमएलए हैं। आदिवासी यूथ वोटर को साधने के लिए चंपाई सोरेन एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। चंपाई सोरेन की गणिति जेएमएम के सीनियर लीडर के रूप में होती है। झारखंड के कोल्हान इलाके में उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है। पार्टी में इनके कद का इस पूरे इलाके में कोई दूसरा नेता नहीं है। चंपाई सोरेन का कद का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम हेमंत सोरेन जेल गए थे तो सोरेन परिवार ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना था, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को बेल मिलती है, वो जेल से बाहर आते हैं, चंपाई सोरेन को वो कुर्सी से हटा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री कुर्सी पर हेमंत सोरेन काबिज हो जाते हैं। यही बड़ी वजह रही कि चंपाई सोरेन की नाराजगी की खबरें सामने आई, अटकलें लगाई गई। हालांकि चंपाई सोरेन ने लगातार इन अटकलों को खारिज किया। कल भी जब उनसे मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की थी तो चंपाई सोरेन ने कहा था कि ऐसे र्यूमर के बारे में मुझे नहीं पता, जो जहां था वो वहीं रहेगा। लेकिन आज वो दिल्ली आ रहे हैं, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। मेरे दो सहयोगी अनामिका गौड़ और कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका झारखंड भवन से हमारे साथ हैं, कुमार सोनू दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सोनू, आपके पास आ रही हूं, क्या जानकारी मिल पाई है, क्या स्पष्ट हो पाया है? सोरेन दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली में वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किस किस से उनकी मुलाकात संभावित है? देखिए, तकरीबन 10 मिनट बाद जो है चंपाई सोरेन की फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और उसके बाद वो सीधा बताया जा रहा है पहले तो झारखंड भवन जाएंगे और 3 बजे के बाद जो है उनकी मुलाकात बीजेपी के कुछ नेताओं से हो सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो इस वक्त दिल्ली में नहीं है। इसके अलावा वो किस नेता से मुलाकात करते हैं, कहां पे होते हैं, ये एक बड़ी अहम बात रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी अपने झारखंड का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, अगर बीजेपी कामयाब होती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, बड़ा झटका होगा, क्योंकि चंपाई सोरेन जो है झारखंड के एक बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनका चेहरा और भी बड़ा हो गया था। लेकिन लगातार जिस तरीके से सवाल उठते आ रहे थे पार्टी में झारखंड मुक्ति मोर्चा में कि जो हेमंत सोरेन है, जो सोरेन परिवार है, वो लगातार जो है अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहा था, जिसके बाद जो है चंपाई सोरेन को
पूरी गद्दी देकर हेमंत सोरेन जेल गए थे। जेल से बाहर आने के बाद हालांकि गद्दी वापस ले ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद चंपई सोरेन और उनके जो कुछ समर्थक विधायक हैं उनमें लगातार नाराजगी चल रही थी कि इनको जो है गद्दी से हटाने की जरूरत नहीं थी, चुनाव जो है चंपई सोरेन के नेतृत्व में लड़ना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि जो है चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं तो लिहाजा उनके और उनके समर्थकों के बीच में नाराजगी है। तो अब माना जा रहा है कि दिल्ली आकर अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ कुछ विधायक भी बताया जा रहा है कि साथ में फ्लाइट में। अब अगर ये सारी चीजें जो आंकलन है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अगर वो सही निकली तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और खासतौर पर इंडिया गठबंधन के लिए झारखंड का चुनाव एक देखिए चंपई सोरेन जिस इलाके से आते हैं और जिस इलाके में चंपई सोरेन का दबदबा सोनू माना जाता है, कोल्हान, जहां 14 विधानसभा की सीटें आते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था जेएमएम ने। अब अगर चंपई सोरेन इधर आते हैं तो कोल्हान इलाके को साधना बीजेपी के लिए कितना आसान हो जाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी है? झारखंड भवन पहले आएंगे चंपई सोरेन, इसके बाद यहां से उनका जो कारवां है वो किस तरफ मुड़ेगा या किस तरफ जाएगा? बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि झारखंड भवन जो है चंपई सोरेन पहले आएंगे और उनके साथ ये अटकलें लगाई जा रही है कि कुछ विधायक भी हैं। नाम आ रहा है कि चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के एमएलए दशरथ गगराई, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा और लोब्रिन हेम्ब्रोस और समीर मोहांती हो सकते हैं। और ये सारे विधायक जो हैं चंपई सोरेन के साथ साथ बीजेपी के संपर्क में हैं। चंपई सोरेन आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है। जब झारखंड में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी 14 में से 9 सीटें जीती थी और 5 सीटें हारी थी। ये वो 5 सीटें थी जो जहां पे आदिवासी बहुल इलाका है। चंपई सोरेन की अच्छी पकड़ है। तो अगर आज बीजेपी में चंपई सोरेन जाते हैं तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो एक नुकसान होगा ही, एक बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और वो 3 विधायक कौन होंगे इन नामों में से ये तब पता चलेगा जब राजधानी दिल्ली में फ्लाइट लैंड करेगी और चंपई सोरेन उन विधायकों के साथ बाहर निकलेंगे। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से चंपई सोरेन का कद है और चंपई सोरेन का जो दबदबा है या आदिवासी वोट बैंक पर उनकी जो पकड़ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर चंपई सोरेन दिल्ली आ रहे हैं, उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कितना बड़ा झटका जेएमएम के लिए साबित हो सकता है, इंडिया गठबंधन के लिए साबित हो सकता है। आप इसे ऐसे समझिए, अभी हुए लोकसभा चुनावों में जो लोकसभा की 5 आरक्षित सीटें हैं वो बीजेपी हार गई थी। 5 सीटों में कामयाबी बीजेपी को नहीं मिली थी, इसलिए समझा जा रहा था कि आदिवासी वोट बैंक जो है वो बीजेपी से खिसक रहा है। बीजेपी रणनीति तैयार कर रही थी। अब चंपई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो ये जो एक वॉइड क्रिएट हुआ था या जो नाराजगी आदिवासी वोटर्स की थी या जो छिटका था बीजेपी के हाथ से आदिवासी वोट बैंक, वो फिर से बीजेपी के साथ जुड़ सकता है और विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल बीजेपी कर सकती है। ऐसी अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। सोनू, फिलहाल किस वक्त उनकी फ्लाइट है वो लैंड कर जाएगी? कितने लोग उनके साथ आ रहे हैं? कौन कौन उनके संपर्क में है? कुछ स्पष्ट हो पाया सोनू? देखिए प्राची, जो हमें जानकारी मिली है तकरीबन 12:15 बजे के करीब जो है चंपई सोरेन की फ्लाइट लैंड करेगी दिल्ली एयरपोर्ट पर। उनके साथ हालांकि शुरुआती जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 विधायक उनके साथ हैं और लेकिन जो उनके समर्थन में विधायक हैं वो तकरीबन उनकी संख्या 7 से 8 हो सकती है। लेकिन अभी पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। इसी गेट से जो ये दिल्ली एयरपोर्ट का वीआईपी गेट है, इसी गेट से जो है चंपई सोरेन एग्जिट करेंगे और उसके बाद हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और बात करने के बाद वो क्या कुछ जवाब देते हैं उसके बाद कुछ तस्वीरें क्लियर होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज और कल उनकी कई अहम मीटिंगें हो सकती हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ। तो किन किन से मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, कब मिलते हैं, ठीक है सोनू, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तो जेएमएम की धड़कनें जरूर चंपई सोरेन ने बढ़ा दी हैं। जेएमएम के लिए चिंता बन चुके हैं अब चंपई सोरेन, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया था हेमंत सोरेन ने। वही चंपई सोरेन नाराज हैं और उनकी नाराजगी के बीच अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कोई खेला चंपई सोरेन कर सकते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आप बताइए, चंपई सोरेन अगर दिल्ली आ रहे हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाए? कुछ मुलाकात, कुछ आने जाने की संभावनाएं जताई जा सकती हैं? बिल्कुल, बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बातचीत ऑलरेडी चल रही है और पहले उनको दिल्ली आना था 10 अगस्त को ही, लेकिन फिर उस कार्यक्रम में तब्दीली हुई और अब आज आ रहे हैं। आज आने से पहले
कल रात वो कोलकाता गए थे और कोलकाता में उनके साथ 4 लोग थे। वो खुद, उनके सुपुत्र, एक उनके सहयोगी और इसके अलावा समीर मोहंती जो कि बहरागोड़ा के विधायक हैं। ये 4 लोग कोलकाता के एक होटल में, नामचीन होटल में ठहरे हुए थे और वहाँ पर बीजेपी के एक नेता से उनकी मुलाकात भी हुई और वो काफ़ी बातचीत हुई और उसके बाद आज वो दिल्ली आ रहे हैं। इससे पहले इस पूरे मामले के सूत्रधार की अगर बात कर लें तो लोबिन हेम्ब्रम वो नाम है जो कि जेएमएम के पूर्व नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने इस बातचीत की शुरुआत की है और वो जेएमएम के जो असंतुष्ट लोग हैं उनको अपने साथ जोड़कर उनको बीजेपी एक साथ ज्वाइन कराना चाहते हैं। अगर चंपई सोरेन की बात करें तो चंपई सोरेन के सामने समस्या 2-3 है। पहली बात तो ये कि जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया वो बात उनको नागवार गुजरी, क्योंकि जो उनके समर्थक थे लगातार उनको इस बात को लेकर ये कह रहे थे और एक माहौल बना रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पे आपका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, जनता में भी आपको समर्थन मिल रहा है और आपके बहुत सारे काम की प्रशंसा हो रही है। जाहिर तौर पे इस बात से हेमंत सोरेन को असुरक्षा महसूस हुई होगी। दूसरी बात कि जब हेमंत सोरेन ने उन्हें हटा दिया तो उसके बाद जो उनके करीबी लोग थे, जैसे अधिकारियों की, टॉप अधिकारियों की बात कर लें या दूसरे लोगों की, उनको हेमंत सोरेन ने एक तरह से किनारे करना शुरू कर दिया। ये बात भी चंपई सोरेन को नागवार गुजरी। तीसरी और बहुत अहम बात कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो चंपई सोरेन की जो सीट है सरायकेला, ऐसे भी वो कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीतते रहे। पिछली बार भी मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं था। इस बार बीजेपी में ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि वहाँ से शायद अर्जुन मुंडा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा नाम है, वो खुद वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और अगर वो चुनाव लड़े तो जेएमएम से चंपई सोरेन के लिए ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इन सारे बैकग्राउंड के बीच चंपई सोरेन के अंदर स्वाभाविक तौर पे काफ़ी असंतोष था और उस असंतोष को लोबिन हेम्ब्रम ने भुलाते हुए बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बातचीत शुरू करा दी है। आज भले ही वो दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन जिस मकसद से वो दिल्ली आ रहे हैं वो मकसद है गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करना और गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली नहीं है, आज उनका कार्यक्रम अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में भी 4-5 कार्यक्रम हैं उनके, तो ऐसे में चंपई सोरेन को आज वेट करना होगा और कल अगर अमित शाह आएंगे तो उसके बाद संभव है कि उनकी मुलाकात हो जाए। इतना ज़रूर है कि बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है और बातचीत काफ़ी सीरियस लेवल पे चल रही है। जी ठीक है, देखिए जिस तरीके से चंपई सोरेन को लेकर अटकलें हैं और जैसा देवेंद्र आप जानकारी दे रहे हैं, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही उनकी फ्लाइट लैंड होगी, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, इस बड़ी खबर पर हम एक बार फिर से लौटेंगे और आपको जानकारी देंगे कि झारखंड की सियासत में आखिर क्या चल रहा है और चंपई सोरेन आखिर क्या खेला करने जा रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की जो कि कोलकाता की है, जहां लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं जांच में जुटी सीबीआई को अहम लीड मिली है। रेप मर्डर के आरोपी का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो किया जा रहा है। आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट इस वक्त जारी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से सच पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सीएफएसएल के 5 एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं। सीबीआई लगातार केस से जुड़े लोगों से पूछताछ भी कर रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से आज तीसरे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। थोड़ी देर पहले पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। संदीप घोष के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के फौरन बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। सीबीआई की टीम उनसे लगातार इसे लेकर सवाल जवाब कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में एक डायरी का एंगल भी सामने आ गया है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि डायरी मृतका की लाश के पास से मिली थी। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, कई पन्नों के चिथड़े उड़े हुए थे। कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को भी सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। तो एक के बाद एक तार जोड़े जा रहे हैं, सुराग जोड़े जा रहे हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे वजह क्या थी। क्या ये सोचा समझा प्लान मर्डर और रेप की घटना थी, या फिर आरोपी की मानसिक दशा ऐसी थी, या साइकोलॉजिकल वो इस तरीके का बीमार आदमी था कि उसने ऐसी घटिया या ऐसी गंदी घटना को अंजाम दिया, ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट से क्या पता चलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई की टीम आरोपी के बारे में उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश करेगी, जिससे संजय रॉय के कई राज उजागर हो सकते हैं। नंबर 2, साइकोलॉजिकल टेस्ट से आरोपी की मानसिक स्थिति का भी पता चलेगा कि वो महिलाओं के लिए कैसी सोच रखता है, कैसे ख्याल रखता है, उसका व्यवहार महिलाओं के साथ कैसा है। तीसरी वजह यह है कि टेस्ट से रेप और हत्या के पीछे का मोटिव जानने में भी मदद मिलेगी कि उसके लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के पीछे की असल वजह क्या थी।
नंबर 4 जो वजह है इस टेस्ट के पीछे वो ये कि मोबाइल में आरोपी आपत्तिजनक कंटेंट क्यों रखता था, उसकी सोच क्या थी। ये भी पता चलेगा कि क्या आरोपी ने इस तरह का क्राइम पहले भी किया है या करने की कोशिश की है। ये भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए जानने का प्रयास किया जाएगा। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आरोपी का हो रहा है। आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट इसलिए हो रहा है कि घटना बहुत बड़ी और जघन्य घटना है। ऐसे में समझना ये जरूरी है कि इस घटना को अंजाम किस मनोदशा के तहत दिया गया है। अब आइए आपको यह भी समझाती हूं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, जो कि संजय रॉय का इस वक्त किया जा रहा है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट किसी भी शख्स के मेंटल, इमोशनल और उसके बिहेवियर को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साइंटिफिक मेथड होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान शख्स को किसी भी चीज पर रिएक्शन देने को कहा जाता है। इसके जरिए उसके माइंड के बारे में जानकारी ली जाती है, यानी कि पता लगाया जाता है कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप कह सकते हैं आम भाषा में कि उसके दिमाग का पोस्टमार्टम किया जाएगा और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वो कैसी मानसिकता का शख्स है। उधर सीबीआई मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी लगातार राज उगलवा रही है। संजय घोष से अब तक 25 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन यानी कि 16 अगस्त को सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 15 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। इसके बाद दूसरे दिन 17 अगस्त को करीब 13 घंटे पूछताछ की और आज फिर सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी है। संदीप घोष वो कड़ी साबित हो सकता है जो ये राज खोल सकता है कि आखिर उस अस्पताल में क्या हो रहा था और इतनी बड़ी घटना के बाद इस घटना को छिपाने की या इस पर लीपापोती करने की जो कोशिश है वो आखिर क्यों की गई थी। जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो किसके कहने पर दी गई थी। परिवार वालों को ये क्यों बताया गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया था, जबकि लेडी डॉक्टर के शव को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर का मामला है। ओंकार सरकार कोलकाता से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओंकार, एक तरफ तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ संदीप घोष से भी राज उगलवाने की कोशिश की जा रही है। कितना करीब सीबीआई पहुंच चुकी है आरोपियों की, या क्या डेवलपमेंट अभी हो रही है? देखिए, आरोपी के करीब पहुंचना चाहती है सीबीआई, इसलिए लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लगातार पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को उनको 15 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। कल यानी शनिवार को उनको लगातार 13 घंटे तक पूछताछ की गई। फिर उनको आज सुबह 11 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई की जो दफ्तर है वहां पर बुलाया गया और सीबीआई दफ्तर में देखा गया कि संदीप घोष 11 बजने से कुछ पहले ही वो पहुंच गए और वहां पर जाकर अभी उनसे पूछताछ जो है वो पूछताछ जारी रखा है सीबीआई जो जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या घटना घटी थी या फिर क्या रात को घटी थी, वो किसके जरिए उनको पता चला और पीड़िता के घर पर कौन असिस्टेंट सुपर ने फोन किया था और क्यों जिस तरीके से पीड़िता की लाश मिली थी तो उस तरीके से कैसे वो लोग कह दिए कि आत्महत्या की है उस पीड़िता ने। यही सारी सवाल अभी सीबीआई जानने की कोशिश में लगी हुई है प्राक्तन जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से। यहाँ तक संदीप घोष को जैसे ये पूछताछ की जा रही है, साथ ही में और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड उस रात थे उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ सीबीआई लगातार जारी रखे है। और दूसरी एक तरफ हम लोग देखें तो आज संजय राय का साइकोमेट्री टेस्ट किया जाएगा। उस टेस्ट के जरिए पता लगाने के कोशिश में रहेंगे साइकोलॉजिस्ट की आखिर उनके दिमाग में क्या चलता था, क्योंकि उनके मोबाइल पे फोन पर जो अश्लील वीडियो मिला था उनका संख्या करीबन 400 था। क्यों इतना मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो रखते थे या फिर उससे पहले भी क्या ऐसे काम से वो जुड़े हुए थे, यही सारे चीज संजय राय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे साइकियाट्रिस्ट। यही खबर अभी तक मिल पा रही है। और अच्छा ओंकार, एक बात और बताइए, क्या सीबीआई की रडार पर संजय रॉय और संदीप घोष के अलावा कोई और भी आया है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो इस तरफ साफ इशारा कर रही है कि किसी एक शख्स के द्वारा किया हुआ काम नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। तो क्या कोई और रडार में आया है सीबीआई के? देखिए, सीबीआई की तरफ से अभी तक इसके बाद में कुछ भी पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन छात्रों का जो मांग है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा देखा गया है, जैसे डॉक्टरों ने कहा है कि उनके हिसाब से इस घटना कभी भी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, इसमें और कोई जुड़े हुए सकते हैं। तो कौन कौन इसके पीछे है वही जानने की कोशिश में अभी सीबीआई जुटी हुई है।
बिल्कुल, देखिए सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। क्या संजय रॉय अकेला था या फिर उसे कुछ और लोगों का भी साथ मिला था, और संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के, उनकी भूमिका क्या थी। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए। अब कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई को कई सबूत मिले हैं। सीबीआई को वारदात की रात का सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें आरोपी संजय रॉय सीसीटीवी में दिखा था। उसको सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा गया है। इसके अलावा आरोपी के ठिकानों से कपड़े और दूसरे सामान भी मिले हैं। डेड बॉडी के पास से ब्लूटूथ डिवाइस, डायरी मिली है। आरोपी के फोन से हिंसक और अश्लील वीडियो भी मिले हैं जिन्हें अब गुत्थी सुलझाने की कोशिश साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए की जा रही है। अभी कोलकाता रेप मर्डर कांड में पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। यह डायरी लेडी डॉक्टर की लाश के पास से मिली थी। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, कई पन्नों के चिथड़े उड़े हुए थे। कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को भी सीबीआई अधिकारी को सौंपा है। और ये डायरी क्या कोई कड़ी साबित हो सकती है? क्या किसी साजिश का खुलासा हो सकता है? क्या कोई और वजह हो सकती है जिससे लेडी डॉक्टर की जान चली गई, उसके साथ रेप किया गया? डॉक्टर्स के पास डायरी तो होती है पर उस पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इस डायरी के पेज पर जिस तरह से उसे फाड़ा गया है उससे शक गहरा है कि क्या सुराग मिटाने के लिए डायरी के पन्नों को फाड़ा गया था? क्या कोई ऐसी बात थी जो पीड़िता को पता थी? क्या पीड़िता पर किसी तरीके का कोई दबाव था? ऐसी तमाम थ्योरी हैं जो अभी सीबीआई के इर्द गिर्द घूम रही हैं और सीबीआई उसी थ्योरी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में ममता सरकार पर सबूत मिटाने का गंभीर आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि कोलकाता पुलिस ने मृतक डॉक्टर के विसरा को जांच के नाम पर बदल दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस घटना में कई लोगों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। शुभेंदु अधिकारी ने खून से सने सामान को भी बदलने का पुलिस पर आरोप लगाया। इसके साथ ही क्राइम सीन के पास लगे वॉश बेसिन को नए वॉश बेसिन से बदले जाने का भी दावा किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर का मर्डर अस्पताल के किसी दूसरे कोने में किया गया था। हत्या के बाद शव को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में रख दिया गया। तो ये आरोप जो हैं वो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई लगातार अब डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर बेटी का गुनहगार कौन है।